हेलो दोस्तों। आज हम देखेंगे सोशल साइंस का चैप्टर 6, भारतीय सभ्यता का प्रारंभ। भारतीय सभ्यता में सबसे पुरानी सभ्यता सिंधु सभ्यता है। उसी के बारे में डिटेल में जानकारी और उसके समकालीन जो और भी सभ्यताएं थी उनकी भी थोड़ी बहुत झलक इसमें देखने को मिलेगा। बाकी विस्तार से हमें अगली कक्षाओं में देखने को मिलता है जब आप 9, 10, 11, 12 में आते हैं। यहाँ पे छोटी छोटी जानकारियां दी गई हैं, उन्हीं के बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो बीबी लाल एक इतिहासकार के रूप में है। वो सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में क्या कहते हैं उनका एक कथन यहाँ लिखा हुआ है। आइए पढ़ते हैं। भारत का सबसे प्राचीन सभ्यता जो हड़प्पा सिंधु या सिंधु सरस्वती सभ्यता के नाम से जानी जाती है, वास्तव में कई मायनों में अनूठी है। एक सम्यक रूप से संतुलित समुदाय रहता था। अब आप समझिए, वहां पे एक सामाजिक बात किया जा रहा है कि जो सिंधु घाटी सभ्यता का समाज था वो संतुलित समुदाय था। धनवान तो निर्धन के बीच बहुत अधिक अंतर नहीं है, यानी वहां पे आय से असमानताएं कम दिखाई पड़ती हैं। हड़प्पा के सामाजिक परिदृश्य में शोषण नहीं बल्कि आपसी सामंजस्य दिखाई देता है। ये बहुत ही बेहतरीन चीज दिखाई पड़ती थी सिंधु घाटी सभ्यता में। जो हमें स्रोत मिले हैं उन्हीं के आधार पर ये एक अजम्पशन बनाया गया है। अदरवाइज ऐसा कोई लिखित नहीं मिला हुआ है। जिस जो साक्ष्य मिले हैं, पुरातात्विक साक्ष्य मिले हैं, उससे पता चलता है कि हड़प्पा सभ्यता में सामाजिक सामंजस्य था, न कि शोषण। इस चैप्टर में हमें किन प्रश्नों का जवाब मिलेगा? सभ्यता क्या है ये जानेंगे। भारतीय उपमहाद्वीप की आरंभिक सभ्यता कौन सी थी? तो भारतीय उपमहाद्वीप के बारे में आप जान गए होंगे। भारतीय उपमहाद्वीप में कौन कौन से देश आते हैं? तो भारतीय उपमहाद्वीप में बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और भारत, ये सब मिल करके भारतीय उपमहाद्वीप बनाते हैं। इनमें कौन सी आरंभिक सभ्यता सबसे पहले आई थी उसके बारे में जानेंगे और उसकी मुख्य उपलब्धियां क्या थी वो भी देखेंगे। यहाँ एक नाम लिखा हुआ है, धौलावीरा। धौलावीरा हड़प्पा काल यानी सिंधु घाटी सभ्यता का एक स्थल है जो गुजरात में पड़ता है। और हड़प्पा और धौलावीरा को यूनेस्को के द्वारा चिन्हित भी किया गया है। आइए आगे देखते हैं, सभ्यता क्या है। अध्याय 4 के अंत में हमने देखा कि मनुष्य का पहला समूह एक स्थान पर रहने लगा। यानी जो हम पढ़ रहे थे अब तक, पाषाण काल में जब मानव 10,000 साल पहले रहने लगा, फिर 6,000 में कैसे कैसे आगे बढ़ता रहा, पत्थर से फिर कृषि की तरफ बढ़ने लगा। यानी हम यहाँ तक आ गए थे कि अब वो कृषि भी करने लगा है और पशुपालन भी करने लगा है। तो उसी के आगे से सभ्यताएं जन्म लेती है। देखिए, सभ्यता कोई एक दिन में नहीं बनता है। सभ्यता बनने के लिए अस्थायी निवास चाहिए। अस्थायी निवास तभी होगा जब खाने पीने की व्यवस्थाएं आसपास हो जाएंगे, पानी की व्यवस्था हो, यातायात की भी व्यवस्था हो, तकनीकी का प्रयोग होना शुरू हो जाए। अस्थायी जीवन तभी हो पाएगा। और इसके साथ ही आप स्थापत्य की तरफ तभी जा पाओगे जब आपके पास सारे खान पान से करने के बाद आपके पास समय बचता है, तब आप स्थापत्य कला की तरफ या फिर सौंदर्य की तरफ जा पाओगे। तो सिंधु घाटी सभ्यता में ये सब आपको देखने को मिलेगा कि मानव धीरे धीरे इस स्तर तक आ गया था कि उसके पास कृषि, पशुपालन, धातु शिल्प, स्थापत्य सभी का तकनीकी ज्ञान उनको हो गया था और वो उसकी तरफ आगे बढ़ रहे थे। और इसी वजह से ये एक सभ्यता खड़ी कर सके। तो पहले हम यही समझे कि सभ्यता क्या है, इसकी परिभाषा क्या हो सकती है। तो कैसे मनुष्य का पहला समूह एक स्थान पर रहने लगा, ठीक, कृषि करने लगा।
कैसे उनके कुछ तकनीकों जैसे भवन निर्माण, धातु विज्ञान, यातायात साधन का विकास और सभ्यता की ओर उन्मुख हुआ। दोस्तों, धातु विज्ञान क्या है? धातु विज्ञान के अंतर्गत प्रकृति से धातु निष्कर्षण, उन्हें शुद्ध करने, आपस में मिलाने की तकनीकों का साथ साथ धातु और उनके गुणों का वैज्ञानिक अध्ययन शामिल है। तो धातु विज्ञान क्या है? धातु विज्ञान में हम जो धातु, हमें कोई मेटल मिलता है पृथ्वी से, तो ऐसे नॉर्मली होता है, पत्थर की तरह दिखाई देता है, लेकिन फिर उनका परिसंस्करण कर करके, उनका निष्कासन कर करके उन्हें शुद्ध रूप में धातु में कन्वर्ट करना और फिर उनको अपने लिए उपयोग में लाने के लिए अलग अलग आकार देना, ये सब धातु विज्ञान के अंतर्गत आता है। आखिर सभ्यता क्या है? सभ्यता, इस शब्द का प्रयोग मानव समाज के उन्नत चरण के लिए किया जाता है। देखिए, शुरुआती दौर में सभ्यता शब्द का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। सभ्यता शब्द का तभी इस्तेमाल हो पाएगा जब आप इन पहलुओं से परिपूर्ण हो जाएंगे, समाज उन्नत चरण की तरफ बढ़ गया होगा। इसे और स्पष्ट करने के लिए हम यहाँ इस बात पर विचार करेंगे कि एक सभ्यता में कम से कम कौन सी विशेषताएं होनी चाहिए। अब आप यहाँ देखेंगे कि कौन सी विशेषता अगर है तो उसे हम सभ्यता कह सकते हैं। जैसे शासन और प्रशासन का कोई रोग, यानी वहां पे कोई शासन और प्रशासन का एक रूप चल रहा हो। ऐसा नहीं है कि कोई नियम कानून ही नहीं है, तो नहीं हो पाएगा, तो उसे हम सभ्यता नहीं कह पाएंगे, उसे हम असभ्य कहने लगते हैं, क्योंकि कोई फॉलो कर रहा, कोई नहीं कर रहा। तो जटिल समाज और उसके अनेक कार्यकलापों के प्रबंधन हेतु शासन प्रशासन हो। नगरीकरण, यानी नगर योजना, नगरों का विकास और उनका प्रबंधन, जिसमें सामान्यतया जल प्रबंधन और जल निकास व्यवस्था आती है। तो नगरीकरण होना चाहिए और नगरीकरण का एक अपना प्रबंधन भी होना चाहिए। विभिन्न प्रकार के शिल्प, कच्चे माल जैसे पत्थर धातु का प्रबंधन, तैयार माल से आभूषण उपकरण का उत्पादन। फिर व्यापार, सभी प्रकार के वस्तुओं के आदान प्रदान के लिए आंतरिक और बाहरी व्यापार, यानी व्यापार भी होना चाहिए। लेखन का कोई रूप अभिलेखों को रखने और संवाद बनाने के लिए आवश्यक है। जीवन और विश्व के बारे में सांस्कृतिक विचार, कला, स्थापत्य, साहित्य, श्रुति परंपराओं, सामाजिक रीति रिवाजों के माध्यम से जीवन और विश्व की अभिव्यक्ति। कृषि उत्पादकता, जो गांव ही नहीं बल्कि नगरों को भी भोजन उपलब्ध करा सके। तो दोस्तों, आप यहाँ देख सकते हैं कि किसी समय को हम उसे सभ्यता के रूप में कब कहेंगे, जब उनमें एक कुछ निम्नलिखित विशेषताएं देखने को मिलेंगी, जिसमें हम देखें कि शासन प्रशासन का रूप हो, नगरीकरण हो, विभिन्न प्रकार के शिल्प हो, व्यापार आंतरिक और बाह्य दोनों हो, शिल्पों में कच्चे माल का प्रबंधन भी हो, तैयार माल का भी प्रबंधन हो, लेखन का रूप होना चाहिए, कोई न कोई लिखावट हो, ताकि अब लेखों को रखने संवाद करने के लिए आवश्यक है। जीवन और विश्व के बारे में सांस्कृतिक विचार, कला, स्थापत्य, साहित्य, श्रुति परंपराओं। फिर कृषि उत्पादकता, जो गांव ही नहीं बल्कि नगरों को भी भोजन उपलब्ध करा सके। इतनी कृषि उत्पादकता होनी चाहिए, तभी जब कृषि उत्पादकता होगी तभी नगर हो रह पाएंगे। नगरों की डिपेंडेंसी खाद्य उत्पादन पर है, क्योंकि नगर में क्या होता है कि कृषि के अतिरिक्त कार्य होते हैं, तो कृषि की उत्पादकता अधिक होनी चाहिए। आइए आगे विचार करें। ऊपर बताई गई विशेषताओं में से आप किसी मूलभूत विशेषता मानते हैं, अर्थात ऐसी विशेषता जो अन्य सभी विकास के लिए अनिवार्य है। मेरे अनुसार तो कृषि उत्पादकता सबसे इम्पोर्टेंट है। बाकी आपको जो लगे आप बताइएगा। मेरे अनुसार से कृषि उत्पादकता अगर आती है तो वही सबकी जननी बनेगी। आगे देखते हैं। आइए पता लगाएं
ऊपर दी गई सूची में प्रत्येक विशेषताओं के लिए आप उस समय के समाज में विद्यमान व्यवसाय और रोजगार की सूची तैयार कर सकते हैं। व्यवसाय में क्या हो सकता है? कृषि उत्पादकता है, व्यापार में जो पैदा होता था उसका गांव से शहर की तरफ, और जो आभूषण बनते थे शहर में वो गांव की तरफ भी बिकते होंगे। और जैसे शिल्प के रूप में मन के बनाना, बर्तन बनाना, या फिर हथियार बनाना शिकार के लिए। चूंकि नगरीकरण हुआ था तो पैमाने के लिए ये चीजें मिलती रही होंगी। तो इस तरीके से, और अन्य सभ्यताओं से जैसे मिस्र की सभ्यता से भी इनका संपर्क था। तो आगे हम देखेंगे कि ये क्या क्या व्यापार वगैरह करते थे, तो हमें अपने इस सवाल का जवाब स्पष्ट रूप से मिल जाएगा। आज विश्व के अधिकांश समाजों में इन सभी विशेषताओं को आसानी से देखा जा सकता है जिस तरह हमने सभ्यता को परिभाषित किया है। उस अर्थ में सभ्यता का आरंभ कब हुआ, ये एक सवाल है। विश्व के विभिन्न भागों में अलग अलग समय पर सभ्यताओं का आरंभ हुआ है। देख रहे हैं, विश्व के विभिन्न भागों में अलग अलग समय पर सभ्यताओं का विकास हुआ है। जिस क्षेत्र को मेसोपोटामिया, मेसोपोटामिया कहाँ स्थित था? आज के इराक और सीरिया में। आप मैप में इराक और सीरिया को देखिएगा, वही मेसोपोटामिया था के नाम से जाना जाता है। वहां लगभग 6000 वर्ष पहले सभ्यता का आरंभ हुआ था। मेसोपोटामिया की सभ्यता 6000 वर्ष पहले सभ्यता का आरंभ हुआ था। और इसके कुछ शताब्दी के बाद प्राचीन मिस्र की सभ्यता का विकास हुआ। तो आप इसको समझिएगा कि मेसोपोटामिया के बाद मिस्र की सभ्यता का आरंभ हुआ है। आप इन सभ्यताओं और अन्य सभ्यताओं के बारे में आगे कक्षाओं में पढ़ेंगे। सही अर्थों में उन प्राचीन सभ्यताओं के बहुत बड़े योगदान और प्रगति के कारण मानवता आज वर्तमान स्थिति में पहुंच सकी है। अभी हम केवल भारतीय उपमहाद्वीप और उसके उत्तर पश्चिम क्षेत्र पर दृष्टि डालेंगे, जहां से हमारी कहानी आरंभ होती है। यानी इस चैप्टर में हमें सिर्फ भारत के जो इस क्षेत्र में सभ्यता का विकास हुआ उसका नाम है सिंधु घाटी सभ्यता। हम इसी पर बात करेंगे। अभी हम मेसोपोटामिया और मिस्र की सभ्यता पे उतना फोकस इस चैप्टर में नहीं करेंगे, बल्कि आगे आने वाले चैप्टर, आने वाली क्लास में करेंगे। पर एक जानकारी तो हमें मिल गई कि मेसोपोटामिया की सभ्यता बहुत पहले ही आ चुकी थी। यानी सिंधु घाटी सभ्यता से पुरानी मेसोपोटामिया की सभ्यता है। और मिस्र की सभ्यता 3000 BCE है। तो मेसोपोटामिया पहले हुआ, फिर मिस्र की सभ्यता हुआ। मेसोपोटामिया कहाँ स्थित है? आज के इराक और सीरिया में। 1900 से 2600 तक सिंधु सरस्वती सभ्यता समय दर्शाई गई है। अगर कोई पूछे कि सिंधु घाटी सभ्यता का समय क्या है, तो आप यही बताएंगे, 2600 से 1900। फिर गांव से नगर, कि गांव से नगर कैसे बने होंगे, कैसे विकास हुआ होगा। सहायक नदी, वह नदी जो किसी बड़ी नदी में मिलती है। उदाहरणतः यमुना नदी गंगा नदी की सहायक है। सहायक नदी क्या है? मान लीजिए कि बड़ी नदी है, बह रही है, ये मान लीजिए सिंधु नदी है, ठीक। अब इसमें अगर आके मिलती है इधर से नदी, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज, सरस्वती, ये सब क्या कहलाएंगी? सिंधु की सहायक नदी, क्योंकि आके इसमें मिल गए। अब ऐसे मान लीजिए गंगा की नदी बह रही है, यहाँ पे ऐसे आती है, यमुना मिल जाती है प्रयागराज में। तो ये देखो, गंगा जी मिल गई, तो इसे क्या कहेंगे? गंगा जी की सहायक नदी यमुना। तो यही होता है। ये छोटी छोटी बातें हैं, शुरुआती दौर में आपको पता होना चाहिए, ताकि बड़ी क्लासों में आप इसको आराम से समझ सकें।
फिर हम देखेंगे गांव से नगर। पंजाब आज भारत और पाकिस्तान में विभाजित। पंजाब कुछ भारत में है, कुछ पाकिस्तान में है। और सिंध अब पाकिस्तान में पूरी तरीके से है कि विशाल मैदानों को सिंधु नदी और उसकी सहायक नदियां सिंचित करती हैं। सिंधु नदी ने इन मैदानों को उपजाऊ कृषि के अनुकूल बनाया। इन मैदानों की पूर्व दिशा में सहस्त्राब्दियों पहले एक अन्य नदी सरस्वती हिमालय की तलहटी से हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, गुजरात के कुछ क्षेत्रों से होकर प्रवाहित होती थी। आप देखेंगे यहाँ पे एक नदी बहती थी, सरस्वती, इसकी बात हो रही है। 3500 बीसीई से इस पूरे क्षेत्र में गंगा और पूरे क्षेत्र में गांव नगरों में परिवर्तित हो गए। यानी जो पहले यहाँ पे गांव हुआ करते थे, 3500 ईसा पूर्व के आसपास आते आते ये धीरे धीरे नगर में परिवर्तन होने से आज आप देखेंगे, कभी आपके जो बाजार होगा, अपने पिताजी से पूछें, जानकारी रखेंगे, तो उतनी दुकानें नहीं हुआ करती थी, उतना विकास नहीं था जितना आज है। आने वाले कल में और डेवलपमेंट हो जाएगा। तो ऐसे ही और लगभग 2600 ईसा पूर्व में बढ़ते व्यापार और अन्य विनिमयों के कारण नगर महानगरों में परिवर्तित हो गए। गांव से नगर बना, नगर से महानगर में परिवर्तन होने लगा। फिर हम देखेंगे इस सभ्यता को पुरातत्ववेत्ताओं ने सिंधु सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता अथवा सिंधु सरस्वती सभ्यता जैसे नाम दिए हैं। तीन नाम है भारतीय उपमहाद्वीप की सबसे उन्नत सभ्यता का: सिंधु सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता और सिंधु सरस्वती सभ्यता। हम इन सभी नामों का प्रयोग करेंगे। इस सभ्यता के निवासियों को हड़प्पाई या हड़प्पावासी कहते हैं। हड़प्पाई या फिर हड़प्पावासी कहते हैं। देखिए, सिंधु नदी के किनारे था, इस वजह से सिंधु सभ्यता कहा गया। सबसे पहले हड़प्पा स्थल का खोज हुआ, जहां पे इतना विकसित नगर देखा गया, तो उसको हड़प्पा सभ्यता कहा गया। उसके बाद जितने और भी स्थल मिले, अगर ऐसे ही वहां पे नगरीकरण था, नगर बसा था, उसे हम हड़प्पा सभ्यता ही कहने लगे। सिंधु सरस्वती ये भी नदियों के नाम की वजह से पड़ा है। तो आप इसको समझ सकते हैं कि सिंधु सभ्यता ही नाम क्यों है, क्योंकि सिंधु नदी के किनारे है। हड़प्पा सबसे पहले खोजा गया स्थल था, उसके बाद जो भी स्थल खोजे गए उनको हड़प्पा सभ्यता से ही बुलाया गया, और जो वहां पे लोग रहते रहे होंगे उन्हें हड़प्पावासी कहा जाने लगा। यह विश्व की सबसे पुरानी सभ्यताओं में से एक है। इस विकास प्रक्रिया को भारत का पहला नगरीकरण कहते हैं। दोस्तों, इसको याद रखिएगा, भारतीय उपमहाद्वीप में जितने भी समय अब तक भारतीय इतिहास लिखा गया है, उसमें नगरीकरण के बारे में आप कई बार पढ़ेंगे। आज भी आप देखते हैं कि नए नए शहर बन रहे हैं, नए नए कस्बे शहर में तब्दील हो रहे हैं। तो कभी न कभी तो पहली बार ऐसा हुआ होगा, तो ये पहली बार यही है। भारत का पहला नगरीकरण हड़प्पा काल में ही हुआ था। ध्यान रखें, वर्तमान में इस सभ्यता के निवासियों को हड़प्पाई या हड़प्पावासी क्यों कहते हैं? इसका सीधा उत्तर है कि लगभग एक शताब्दी पहले, यानी 1920-1921, आज के पाकिस्तान का पंजाब इस सभ्यता से संबंधित पहला उत्खनन नगर था। यही मैं कह रहा था कि सबसे पहला जो स्थल खोजा गया था वो हड़प्पा था। इसीलिए से जो भी इसके बाद स्थल मिले और उनमें नगरों का विकास था, तो उन्हें हम हड़प्पा सभ्यता कहने लगे। तो हड़प्पा पूरी तरीके से पाकिस्तान में है, इस बात को याद रखिए। फिर हम देखते हैं यहाँ पे कुछ नदियों के नाम लिखे हुए हैं, कुछ स्थलों के नाम लिखे हुए हैं। सिंधु घाटी सभ्यता की कुछ प्रमुख बस्तियों का मानचित्र, पर्वत श्रृंखलाओं द्वारा बनी प्राकृतिक सीमाओं को देखिए। आइए देखते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। ये हिंद कुश का पर्वत यहाँ है, सुलेमान की पहाड़ियां यहाँ है, हिमालय यहाँ है। ये सुर्तगोई, ये लगभग अफगानिस्तान में पड़ता है, और ये हड़प्पा का ही स्थल है। ये आप देख रहे हैं, सिंधु नदी यहाँ आ रही है। सिंधु नदी इधर से बहते हुए इधर से ऐसे आती है, ये इधर से आई, फिर धीरे धीरे आगे बढ़ती हुई ये
अरब सागर में जाके गिर जाती है। इसकी सहायक नदी में देखिए आप, झेलम नदी है, चिनाब है, रावी है, इधर ब्यास आएगा, सतलज है, और यहीं कहीं पे सरस्वती नदी बहती थी, जो ये है, जो विलुप्त हो चुकी है। अब आप देखेंगे पूरा हड़प्पा सभ्यता इसी नदी के इर्द गिर्द ही बसा हुआ था। इधर आप देखेंगे पूरा खाली है। वो ऐसा इसलिए है क्योंकि उस समय का जो जलवायु रहा होगा, तो इधर बहुत ज्यादा जंगल वगैरह थे, इधर रहना मुश्किल था, जबकि यहाँ पे मानव अनुकूल पर्यावरण था, पानी भी उपलब्ध था, नदियां भी थीं, तो इधर लोग रह रहे थे। इधर बस्तियां तभी बसेंगी जब लोहे का खोज हो जाएगा। दोस्तों एक बात याद रखिएगा कि हड़प्पा वासियों का लोहे से कोई संबंध नहीं है। वो लोहे के बारे में जानकारी नहीं रखते थे, और जो उनके पास धातु था उससे जो यहाँ के घने जंगलों को काट करके या सफाई करके इधर की तरफ नहीं बढ़ पा रहे थे। यही वजह है कि इनका कंसंट्रेशन इधर ही रह गया है, और यहाँ से ये व्यापार मिस्र की सभ्यता की तरफ करते थे। तो आगे आप इसके बारे में भी डिटेल में जानकारी लेंगे, ये एक बस थोड़ी सी झलक है, तो ज़्यादा मैं डीपली अभी नहीं जाऊँगा, दूसरे चैप्टर में जब आएंगे तो देखेंगे। तो यहाँ पे हम कुछ स्थानों के नाम पढ़ लेते हैं। सुर्तगई हड़प्पा कालीन सभ्यता वो स्थल है। मूसा खेल, मूसा खेल है। डाबर कोट भी है। यहाँ देखिए लखनजो दड़ो, मोहनजोदड़ो, देख रहे हैं, बालाकोट, सिरसरा, चौंदड़ो, गांवेरी वाला, करनपुर, भिरवाना, फरमाना, राखीगढ़ी, रूपनगर, बनावली, कालीबंगा, हड़प्पा, मांडा। तो एक चीज आप देखिए, इसमें एक चीज आप नोटिस करने वाली बात है, ये जो स्थल हड़प्पा काल के हैं, वहां पे ये डॉट बने हुए हैं। आप देखिए यहाँ पे कितना कंसंट्रेटेड डॉट बना हुआ है, यहाँ कितना कंसंट्रेटेड डॉट बना हुआ है, यानी ज्यादातर इन्हीं इलाकों में है हड़प्पा सभ्यता, ये इलाका। तो आइए हम आगे देखते हैं। यहाँ पे कुछ हड़प्पा के नाम दिए हुए हैं और वो किस राज्य में है, हड़प्पा स्थल के नाम है और उनके राज्यों के नाम दिए हैं जो आधुनिक काल में हैं, तो वो कहाँ पे हैं। जैसे धौलावीरा, धौलावीरा हमने बताया, हमें इसको मिलान करना है। अगर आप मिलान करेंगे, धौलावीरा कहाँ पड़ता है, गुजरात में है। हड़प्पा कहाँ पड़ेगा, कहाँ पड़ेगा, बता सकते हैं। कालीबंगा कहाँ पड़ेगा, राजस्थान में पड़ेगा। राखीगढ़ी कहाँ पड़ेगा, हरियाणा में पड़ेगा। अब मोहनजोदड़ो और हड़प्पा, तो आप अगर इसमें देखें, ये है हड़प्पा और ये है मोहनजोदड़ो। तो हड़प्पा कहाँ पड़ रहा है, सिंध में। अब मोहनजोदड़ो कहाँ पड़ रहा है, पंजाब में। बताइए। तो हड़प्पा कहाँ पड़ेगा, सोचिए सोचिए, भारत का मैप आप देखिए, तो ये पंजाब में पड़ेगा। ये सतलज नदी वगैरह तो पंजाब में बहती है ना, तो पंजाब बटा हुआ है तो इधर गया। अब मोहनजोदड़ो कहाँ पड़ेगा, ये पड़ेगा जाके सिंध में। तो हड़प्पा कहाँ पड़ा, पंजाब में। सिंध में मोहनजोदड़ो पड़ा, इसको याद रखिएगा। धौलावीरा गुजरात में है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, धौलावीरा बहुत आता है सवाल।
कालीबंगा याद रखिए राजस्थान में, जहाँ जुता हुआ खेत पाया गया था। मोहनजोदड़ो को याद रखिए, कहाँ पाया जाता है, सिंध प्रांत में। राखी गढ़ी पूरे हड़प्पा सभ्यता में सबसे बड़ा स्थल है ये राखी गढ़ी, इसको याद रखिएगा। इसका उत्खनन काफी लंबे समय तक हुआ है और भी 36 भी हुआ है, तो ये हरियाणा में है। आगे बढ़ते हैं, सरस्वती नदी के बारे में जानकारी लगते हैं। आप देखते होंगे, नाम सुनते हैं, गंगा यमुना सरस्वती। सिंधु और उसकी 5 सहायक नदियों को दर्शाया गया है। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा जैसे नगर इन नदियों के किनारे विकसित हुए। सरस्वती नदी, जिसे भारत में घग्गर और पाकिस्तान में हाकरा, इसे घग्गर हाकरा भी कहा जाता है, के नाम से जाना जाता है, के किनारे अनेक पुरास्थल मिले हैं। आज यह मौसमी नदी है जो मात्र वर्षा ऋतु के दौरान ही बहती है। तो आप देख सकते हैं कि सरस्वती नदी पाकिस्तान में हाकरा कहते हैं, भारत में घग्गर कहते हैं। ये मौसमी नदी है। सरस्वती नदी का वर्णन सबसे पहले प्राचीन ग्रंथ ऋग्वेद में मिलता है। दोस्तों इसको याद रखिएगा कि सरस्वती का नाम ऋग्वेद में भी आता है। इसके बारे में हम अध्याय 7 में पढ़ेंगे। ऋग्वेद में सरस्वती को एक देवी और पर्वत से निकलकर समुद्र तक बहने वाली एक नदी, दोनों रूपों में पूजा जाता है। बाद के ग्रंथों में इस नदी के सूखने और अंततः लुप्त हो जाने का वर्णन मिलता है। यानी ये नदी आज भी आप देखेंगे तो सरस्वती नाम की नदियां नहीं मिलेंगे। तो ऋग्वेद काल में तो चर्चा है कि एक नदी है जो देवी के रूप में पर्वत से निकलती है, फिर समुद्र में मिलती हैं। लेकिन फिर जो बाद में आए, जैसे मान लीजिए कि जो वेद आए हैं, जो हमें और साक्ष्य हैं, वो बताते हैं कि नहीं, असल में ये सब सूख चुकी हैं। अब बात करेंगे हम नगर योजना। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो जो पाकिस्तान में है। हड़प्पा कहाँ है दोस्तों, पंजाब में है। मोहनजोदड़ो कहाँ है, सिंध में। इस सभ्यता के सबसे पहले 2 नगर हैं जिनकी खोज लगभग 1 शताब्दी पूर्व 1924 में की गई। सिंधु नदी के मैदानों में बहुत से पुरास्थल मिले हैं, जिसके कारण इस सभ्यता को आरंभ में सिंधु घाटी की सभ्यता कहा गया। तो यहाँ से हमें पता चला कि सिंधु घाटी सभ्यता ही नाम क्यों है, क्योंकि सिंधु नदी के मैदान में ये पुरास्थल मिले हैं, तो सिंधु के नाम से ही जाना जाने लगा। बाद में प्रमुख अन्य नगर जैसे धौलावीरा गुजरात में, राखी गढ़ी हरियाणा में, गावेरी वाला पाकिस्तान के चोलिस्तान मरुस्थल में, याद रखिएगा गावेरी वाला पाकिस्तान में पाया जाता है, और सैकड़ों छोटे छोटे स्थल जैसे गुजरात में लोथल की खोज की गई और कुछ की खुदाई भी की गई। इस प्रकार खोजें आज भी जारी हैं। यह रोचक है कि सरस्वती की द्रोणी यानी बेसिन में न केवल 2 महानगर राखीगढ़ी और गंवरीवाला आते हैं, बल्कि छोटे छोटे अनेक नगर जैसे हरियाणा में फरमाना, राजस्थान में कालीबंगा, और कुछ अन्य नगर, हरियाणा के 2 नगर भिराना और बनावली भी आते हैं। निस्संदेह मानचित्र में दिए गए पुरास्तरों की सघनता स्पष्ट दिखाई देती है। जो हमने आपको दिखाया था कि एक ही जगह कुछ डॉट दिखाई दे रहे हैं, तो बहुत ज्यादा वहीं दिखाई पड़ते हैं। तो हमें यहाँ पे कुछ स्थलों के नाम और वर्तमान स्थिति को याद रखना चाहिए, जिसमें बताया था। जैसे आप देखिए राखी गढ़ी, गावेरी वाला, ये सरस्वती नदियों के किनारे के आसपास है, माना गया है। राखी गढ़ी हमने बताया था कहाँ है, हरियाणा साइड में है। फिर आप देखेंगे फरमाना हरियाणा में, कालीबंगा राजस्थान में। हरियाणा के 2 और हैं, बनावली और भिराना, ये स्थल हैं। आगे लिखा हुआ है कि अधिकांश हड़प्पा सभ्यता के नगर सुनियोजित योजना के अंतर्गत निर्मित किए गए थे। उन नगरों में चौड़ी सड़कें थीं जो सामान्यतया चारों दिशाओं की ओर
उन्मुख थे। अधिकांश नगरों के चारों ओर किलेबंदी की गई थी मिलती है। नगर के दो विशिष्ट भाग थे। ऊपरी भाग जहाँ संभवतः अभिजात वर्ग के लोग रहते थे, निचला नगर जहाँ साधारण लोग रहते थे। दोस्तों, यहाँ बताया जा रहा है कि जो नगर मिले हैं उनकी कुछ ऐसी विशेषताएं हैं जो साबित करते हैं कि उस समय में भी दो वर्ग था। एक ऐसा वर्ग था जो शायद प्रशासक रहा होगा, जो शासन करता होगा। एक वर्ग रहा होगा जो वहां की जनता रही होगी। और प्रशासक वर्ग था, इससे इसका प्रमाण ये है कि वहां किलेबंदी की गई थी। किलेबंदी तभी की जाती है जब आपको दूसरे किसी अटैक से बचना होता है, अपने पूरे साम्राज्य को बचाना होता है। तो वहाँ एक रहा होगा एक शासक वर्ग, जिसे अभिजात वर्ग यहाँ कहा गया है। और यही वो लोग हैं। अगर नगर ऐसे बसाया गया है, ठीक, तो मान लीजिए कि ये यहाँ पे अभिजात वर्ग है, तो थोड़ा ऊंचाई पे था, नीचे चबूतरा है, ऊंचाई बना हुआ, ये थोड़ा नीचे था, यही यहाँ पे कहा गया है। तो यहाँ एक कुछ वर्डों को किया गया। जैसे किलेबंदी क्या है? आमतौर पर सुरक्षात्मक उद्देश्यों से किसी बस्ती या नगर के चारों ओर विशाल दीवार को ही किलेबंदी कहते हैं। मान लीजिए आपका घर है, आज आप बनवाते हैं ना बाउंड्री, वही है किलेबंदी। इसके चारों तरफ आप बाउंड्री बनवा दी, क्या हो गया? किलेबंदी हो गई। अभिजात वर्ग क्या है? यह शब्द समाज के उच्च स्तर, शासक, अधिकारी, प्रशासक, प्राय पुरोहित, पुजारी को संदर्भित करता है। कुछ बड़े भवनों का उपयोग सामूहिक उद्देश्य के लिए किया जाता था। यहाँ बताया जा रहा है कि कुछ ऐसे भी स्थल थे जो सार्वजनिक उद्देश्य के, जैसे आज आप देखेंगे पंचायती राज भवन, कलेक्ट्रेट, जहाँ पे विकास खंड होता है, खंड विकास आवास होता है, कार्यालय होता है, तो सार्वजनिक स्थल है। जैसे मान लीजिए सरकार बस अड्डा बनवाती है, रेलवे स्टेशन है, सामूहिक है। तो वैसे ही उदाहरण के से आप आज देखिए पार्क वगैरह बनाए गए हैं, सार्वजनिक स्थल है। उदाहरण गोदाम यानी भंडारगिरी, जहां परिवहन की जाने वाली वस्तुओं को रखा जाता था। सड़कों और गलियों में विभिन्न आकार के निजी घर मिलते हैं। रोचक बात यह है, बड़े और छोटे घरों के निर्माण की गुणवत्ता एक समान मिलती है। सामान्यतया उन भवनों के निर्माण में ईंटों का प्रयोग किया गया। यहाँ बताया जा रहा है कि एक ऐसा एग्जाम्पल सेट किया इस सभ्यता ने कि सड़कों और गलियों में निजी घर थे, विभिन्न आकार थे जरूर, लेकिन उनके निर्माण की गुणवत्ता लगभग एक समान थी। ऐसा नहीं है कि छोटा घर है तो गिर गिर जाएगा, टूटा फूटा है, नहीं, सबकी क्वालिटी एक जैसी है। और उन भवनों के निर्माण में ईंटों का प्रयोग किया गया। जैसे आज सरकार मान लीजिए कोई योजनाबद्ध नगर बसाना चाहती है, तो वो खुद से ठेका दे करके एक जैसा घर बनाए, तो आप देखेंगे कि घर चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, उनकी आकार प्रकार सब एक जैसे दिखेंगे। तो वही यहाँ पे बताया जा रहा है। कुछ संरचनाओं के निर्माण का उद्देश्य आज भी चर्चा का विषय हो सकता है। मोहनजोदड़ो का प्रसिद्ध स्नानागार, तो हमें जानकारी होनी चाहिए कि स्नानागार कहाँ पे है। में देखा गया है मोहनजोदड़ो में। मोहनजोदड़ो कहाँ है? सिंध में है। एक छोटा और विस्तृत स्नानागार है जिसका आकार 12 × 7 मीटर है। सबसे ऊपर जमाई गई ईंटों पर जल रोधक सामग्री डामर के रूप में प्राकृतिक बिटुमिन की परत चढ़ाई गई है। स्नानागार के चारों ओर छोटे छोटे कमरे मिलते हैं। उनमें से एक कमरे के अंदर कुआं मिला है। समय समय पर स्नानागार के पानी को खाली करने के लिए कोनों में एक नाली भी है। इस स्नानागार को स्वच्छ पानी से समय समय पर भरा जाता था। तो आप यहाँ पे दो तीन चीजें पहले याद रखें कि मोहनजोदड़ो से स्नानागार मिला है। अगर कोई पूछे स्नानागार कहाँ से मिला, तो मोहनजोदड़ो से मिला है।
हम अब इनकी तकनीकी का यहाँ वर्णन किया गया है, उनकी योजना का वर्णन किया गया है कि वहां पे सबसे ऊपर ईंटों को जमाया गया है। ईंटों को ऐसे रखा गया है जो जल रोधक का काम कर सके। उसमें भी डामर का प्रयोग किया गया। स्नानागार के चारों कोनों पे, चारों ओर कमरे बनाए गए हैं। और देखा गया उनमें से एक कमरे के अंदर क्या है, कुआं है। समय समय पर इसका पानी खाली करने के लिए यहाँ नाली बनाई गई। मान लो लोग नहाए, पानी गंदा हो गया, पानी को निकालना है तो निकाल दिया जाएगा, और उसमें से पानी भर दिया जाता था। तो आप इसे समझ सकते हैं कि हड़प्पा सभ्यता को कितनी योजनाबद्ध तरीके से बसाया गया होगा। जो आज की वर्तमान सिटीज हैं उनको इनसे सीखना चाहिए कि योजनाबद्ध तरीके से नगर बसाने पर ही वो लंबे समय तक टिक भी सकते हैं, और अच्छे प्रबंधन से तमाम चुनौतियों का सामना भी किया जा सकता है। नहीं तो शहरों में स्लम एरिया, गंदगी, नालियां टूटे, सड़कों पे ट्रैफिक, घरों में के अंदर बाढ़ का पानी, ये तमाम चीजें आपको देखने को मिलेंगी। इसके साथ बीमारी भी आएगी। तो हड़प्पा सभ्यता से हम ये सब सीखते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं एक छोटा सा बना हुआ है कालीबंगा, राजस्थान के निचले नगर में चौड़ी सड़क। आप देख रहे हैं, ये निचला नगर है जो जनता का नगर था। चौड़ी सड़क बनाई गई है। ऊपर वाला चित्र यही है। चौड़ी सड़क यहाँ दिखाई दे रही है आपको। फिर धौलावीरा के मध्य नगर, धौलावीरा कहाँ है, गुजरात में। आवासीय क्षेत्र की लंबवत गलियां और सड़कें आप देख रहे हैं। ये सड़क है, ये देखिए 90 डिग्री काट रही हैं सड़कें। धौलावीरा में 3 अलग अलग क्षेत्र थे, न कि अन्य नगरों की तरह 2 क्षेत्र। इस नगर में अधिकांश भवनों की नींव पत्थरों से बनाई गई थी। तो यहाँ पे एक और जानकारी मिलती है कि धौलावीरा हड़प्पा सभ्यता में ज्यादातर क्या था कि 2 क्षेत्र पाए जाते थे, एक अभिजात वर्ग, एक निम्न वर्ग। ये अभिजात वर्ग जो रहता था थोड़ा ऊंचाई पे रहता था, यानी जो नगर बसाए गए थे 2 खंड में थे। अब मान लीजिए यहाँ पे किलेबंदी कर दी गई, तो ये उच्च वर्ग रहते थे, निम्न वर्ग रह रहे हैं, अभिजात वर्ग और जनता। लेकिन धौलावीरा ही एक ऐसा स्थल है जहां पे एक नहीं बल्कि तीन तीन है। तो ये जानकारी के लिए सवाल अगर आता है तो आप इसका उत्तर दीजिएगा कि धौलावीरा में 3 भागों में बटा हुआ था। 3 अलग अलग क्षेत्र थे धौलावीरा में, और ईंटों का इस्तेमाल किया गया उनकी नींव में। ये देखिए मोहनजोदड़ो का स्नानागार। अब आप देख रहे हैं ये कितना सुंदर बनाया गया था। सोचिए, सीढ़ी से उतरिए, आइए यहाँ नहाइए, सार्वजनिक था ये। फिर देखेंगे इसके निर्माण का उद्देश्य क्या रहा होगा। ये एक सवाल है कि आखिर में इतना बड़ा स्नानागार क्यों बनाया गया। क्या इसमें प्रशासक लोग नहाते थे, या फिर पुरोहित लोग नहाते थे, या फिर ये आम जनता के लिए खुला था, या फिर किसी प्रयोजन के समय ही इसका इस्तेमाल होता था, या फिर हर रोज इस्तेमाल होता था। पुरातत्व वेत्ताओं ने अनेक संभावित व्याख्याएं प्रस्तुत की हैं। सार्वजनिक स्नान के लिए स्नानागार, केवल राजसी परिवार के लिए स्नानागार, धार्मिक कार्यों के लिए उपयोग होने वाला स्नानागार। हालांकि पहली व्याख्या स्वीकार नहीं है, क्योंकि ये पाया गया है कि इस नगर के अधिकांश घरों में स्नानागार बने हुए थे। यहाँ पे जो पुरातत्ववेत्ताओं ने एक संभावना व्यक्त की, उन्होंने कहा कि ये स्नानागार सिर्फ राजसी परिवारों के लिए रहा होगा, और वो भी धार्मिक कार्यों के लिए उपयोग होता होगा।
लेकिन इसको कुछ विद्वान अस्वीकार करते हैं, नहीं मानते, क्योंकि उनका मानना है इस नगर के तो सभी घरों में ही स्नानागार थे। तो ऐसा नहीं है कि राजसी परिवार के लोग वहां जाके नहाए, अपने घर में भी नहा सकते हैं। फिलहाल ये इतिहासकारों के बीच एक विवाद है, चलता रहता है। अंतिम दो व्याख्याओं के बारे में चर्चा कीजिए। क्या आप कोई अन्य व्याख्या सोच सकते हैं? ध्यान दीजिए, इस विषय में हमारे पास इतिहास के अन्य स्रोत नहीं है, जैसे न कोई शिलालेख, न कोई ग्रंथ, न ही किसी यात्री का ब्यौरा। यानी इसमें से क्या बात सही है, ये सिर्फ हम अपनी काल्पनिक दुनिया से सोचकर ही समझ सकते हैं, और तर्कों पे उसको खरा उतरने के लिए तमाम तर्क प्रस्तुत कर सकते हैं। हमारे पास कोई तथ्य नहीं है, जैसे कोई किताब नहीं है कि हम उससे का रेफरेंस लें और बताएं कि नहीं, या फिर कोई शिलालेख नहीं मिला है वहां लिखा हो कि इसमें कौन नहाएगा, या फिर कोई विदेशी यात्री आया हो बताया हो कि मैंने ये देखा। तो ये सब ऐसे ही है। तो जल प्रबंधन अब देखेंगे। हड़प्पा वासी, हड़प्पा कहाँ है? पंजाब में पड़ता है। पंजाब कौन सा? पाकिस्तान वाला। जल प्रबंधन, स्वच्छता को बहुत महत्व देते थे। हड़प्पा के लोग जो है वो जल प्रबंधन को बहुत ही ज्यादा महत्व दिए हैं। ये आप उनके नगर में जिस प्रकार से पानी की व्यवस्था किया गया है, नालियों की व्यवस्था की गई है, उससे आप समझ पाएंगे। उनके घरों में स्नान के लिए अलग स्नानागार हुआ करता था। सोचिए, हर घर में स्नानागार लगभग मिला हुआ है। ये नगर जल निकास प्रणाली से जुड़े हुए थे, यानी हर घर में नालियां बनी थी। आज ही आप देखिए, जैसे शिविर बना हुआ है हर घर का, उसमें जाकर पानी गिरता है, फिर वो शिविर पे जाता है, वहां पानी की थोड़ा साफ सफाई होता है, फिर वो नदियों में छोड़ दिए जाते हैं। जो साधारणतः सड़कों के नीचे होती थी, जिनमें अपशिष्ट जल बहता था। सोचिए, आज भी तो आप देखेंगे सड़कों के नीचे ही सीवर का पानी बहता रहता है। तो ये चीज आज से सोचिए 2600 बीसीई में ही इतना जबरदस्त नगर का योजना बना करके लोग रह रहे थे। तो आप फिर आगे देखेंगे हम, लोथल गुजरात में पड़ता है। तो लोथल में ही आप सबसे ज्यादा जल निकासी प्रणाली को देख सकते हैं। देखिए, ये नाली बनी हुई है, देख रहे हैं? ये देखिए नाली बनी हुई है। इस तरीके से सब घरों के नींव वगैरह दिखाए गए हैं। क्योंकि इतना लंबा समय हो गया है, लोगों ने ईंटें चोरी कर ली हैं। जलाशय, विशाल प्राकृतिक या कृत्रिम स्थान जहां जल का भंडार किया जाता है। तो जलाशय क्या है? आपके गांव में तालाब होगा, पोखरा होगा, वो जलाशय ही है जहां पानी का विशाल भंडार हो। मोहनजोदड़ो में लोग ईंटों से बने कुओं से पानी निकाला करते थे। बताया जा रहा है कि मोहनजोदड़ो में लोग ईंटों से बने कुओं से, कुआं किसका बना होता था? ईंट से पानी निकाला करते थे। किंतु अन्य क्षेत्रों में तालाब, पास के झरनों, मानव निर्मित जलाशयों से पानी लेते होंगे। धौलावीरा गुजरात के कच्छ के पास है। 73 मीटर लंबा सबसे बड़ा जलाशय मिला है। दोस्तों, यहाँ एक इंफॉर्मेशन है कि मोहनजोदड़ो का जो इलाका है वो ऐसा था जहाँ पे पानी कुओं से निकाला जाता था। मोहनजोदड़ो में पानी कुओं से निकाला जाता था। बाकी अन्य क्षेत्रों में तालाबों, झरनों और जलाशयों जो मानव निर्मित थे उनसे निकाला जाता था। आइए पता लगाएं, विद्यालय के गलियारे या खेल के मैदान में लंबाई मापें। इस लंबाई की तुलना धौलावीरा के विशाल जलाशय से कीजिए। तो जलाशय कहाँ मिला था विशाल? हम बताएंगे, धौलावीरा में। धौलावीरा में मिला हुआ था। धौलावीरा में पत्थरों और यहाँ तक कि चट्टानों को काटकर कम से कम 6 विशाल जलाशयों का निर्माण किया गया था। इसको याद रखिएगा, जलाशय कहाँ मिला था? तो आप बताएंगे धौलावीरा। धौलावीरा कहाँ है? गुजरात में। इनमें से अधिकांश कुशल जल संचयन और वितरण के लिए भूमिगत नालियों से जोड़ा गया था। जैसे आज पानी घरों में आता है सप्लाई का, उसी तरीके से कुछ डिजाइन किया गया था।
कम से कम 6 जलाशय थे और बहुत बड़े बड़े जलाशय थे। 6 विशाल जलाशय थे। उनमें से अधिकांश को कुशल जल संचयन यानी जल वर्षा जल को संचित करते थे और फिर वितरण का भी काम करते थे घरों की तरफ। तो धौलावीरा से हमें जलाशय मिलता है, इस बात को आप याद रखिएगा। फिर हम आगे बढ़ेंगे। देख रहे हैं पत्थरों को काट कर 33 मीटर का ये जलाशय है। ये जलाशय ही है जो बना हुआ है, 33 मीटर का है। आइए विचार करें, जलाशयों के किस प्रकार के निर्माण के लिए आवश्यक श्रमिकों की बड़ी संख्या के बारे में सोचिए। कि मतलब इतने श्रमिक कहाँ मिले होंगे, कैसे काटे होंगे, किस औजार से काटे होंगे। आपके विचार में उनकी मजदूरी के लिए भुगतान कैसे किया होगा। सोचिए कि उन्हें पैसा दिया गया होगा, या फिर वो श्रम दान करते थे, या फिर उनको अनाज दिया गया होगा, कैसे किया गया होगा। संकेत, उस समय आज की तरह मुद्रा का प्रचलन नहीं था। तो प्रचलन तो नहीं था ही था, फिर दिया क्या गया। क्योंकि समय समय पर जलाशयों की सफाई करना आवश्यक था, इसलिए क्या इनके रख रखाव के लिए कोई स्थानीय प्राधिकारी थे। इस नगर के शासक और नगर प्रशासन के बारे में इससे हमें क्या संकेत मिलते हैं। कल्पना कीजिए, पुरातत्व भी इन प्रश्नों के बारे में चर्चा करते हैं और उत्तर सदैव निर्णायक नहीं होते। हड़प्पावासी क्या खाते थे, अब हम बात करेंगे कि वो खाते क्या थे। हड़प्पा वासियों ने अनेक बस्तियां बड़ी और छोटी नदियों के किनारे बसाई थी। ठीक, देखो नदी के किनारे ही बस्तियां बसेंगी प्राचीन काल की। क्यों? क्योंकि उनको पानी भी मिलेगा, यातायात का साधन भी मिलेगा, पानी के किनारे शिकार भी मिल जाएंगे और कृषि के लिए भी उपजाऊ मिट्टी मिल जाएगी। यह सिर्फ जल स्रोत तक आसानी से पहुंचने के लिए ही नहीं, बल्कि कृषि की दृष्टि से भी एक औचित्यपूर्ण विकल्प रहा होगा। वही जो मैंने भी बताया वही बता रहे हैं कि क्यों ये नदी के किनारे बसते थे। तो उसका एक कारण था कृषि भी, और नदियों अपने आसपास की भूमि को उपजाऊ बनाती हैं। पुरातात्विक खोजें यह दर्शाती हैं कि हड़प्पावासी दलहन और अनेक किस्म की सब्जियों के अतिरिक्त जौ, गेहूं, कुछ मोटे अनाज, बाजरा, कभी कभी धान जैसी अनाज खेती करते थे। दलहन फसल की एक श्रेणी जिसमें सेम, मटर, दाने और दालें सम्मिलित होती हैं। तो वो दाल भी उत्पादन करते थे, गेहूं, जौ, मोटे अनाज और धान। यूरेशिया में कपास उगाने में भी वे सर्वप्रथम थे। दोस्तों इस बात को बहुत याद रखिएगा कि हड़प्पा वासी कपास उगाने में सर्वप्रथम थे। यूरेशिया में यानी यूरोप और एशिया को मिला करके देखा जाए तो हड़प्पा वासियों ने सबसे पहले कपास का उत्पादन किया, जिसका उपयोग कपड़ा बुनने में किया करते थे। किसमें करते थे? कपड़ा बुनने में। उन्होंने हल सहित खेती के कई उपकरण बनाए, जिनमें से कुछ का उपयोग आधुनिक समय में भी किसान द्वारा किया जाता है। ये बताया जा रहा है कि उन्होंने दलहन का उत्पादन किया, गेहूं का किया, जौ का किया, मोटे अनाज का किया और धान का भी किया। इसके साथ उन्होंने कपास का भी उत्पादन किया, और कपास के उत्पादन में तो यूरोप और एशिया को मिला करके यूरेशिया होता है, तो इनमें सबसे पहले किया। कपड़े भी बनाते थे उसका, और खेती करने के लिए हल का इस्तेमाल किया, और जो हल का डिजाइन था आज भी किसान वही डिजाइन का हल इस्तेमाल करते हैं। ऐसा आप अपने गांव में देखे होंगे, मैं तो देखा हूँ। मिट्टी से निर्मित यह हल लघु प्रतिरूप है। ये मिट्टी का बना है, इसे आप लकड़ी के देखेंगे, और ये लोहे का रहता है। जब लोहे का खोज हो जाएगा तो लोहे बना दिया जाएगा। तो ये हरियाणा में बनावटी से प्राप्त। अब ये एक इंफॉर्मेशन है जो आपको याद रखना पड़ेगा। अगर पूछता है कि मिट्टी के हल का प्राप्त कहाँ से साक्ष्य मिला है, तो हरियाणा के बनावली से हुआ है। अगर कोई पूछे कि मिट्टी के निर्मित हल का लघु प्रतिरूप कहाँ से मिला हुआ है, तो हरियाणा के बनावली से हमें हल का प्रतिरूप मिला हुआ है। फिर हम देखेंगे, यह गहन कृषि गतिविधि सैकड़ों छोटे ग्रामीण स्थलों अथवा गांव द्वारा संचालित की जाती थी।
कहने का आशय है कि गहन कृषि गतिविधियों सैकड़ों छोटे ग्रामीण स्थलों गांव द्वारा संचालित की जाती थी। अभी की तरह तब भी ग्रामीण क्षेत्रों से पर्याप्त कृषि उपज प्रतिदिन उपलब्ध होने पर ही नगर जीवित रह सकते थे। देखिए, कृषि का उत्पादन बड़े क्षेत्रों पे सब मिलजुल कर करते थे, क्योंकि जो नगर थे उनको कृषि उत्पाद की जरूरत होती थी और ग्रामीण वासियों को नगर में जो शिल्पी थे उनसे अपना जो चाहिए होता था पूर्ति होती थी। एक बैलेंस बना हुआ था। आज भी आप देखें, दिल्ली है, बेंगलोर है, बड़े बड़े जो शहर है, नोएडा, ग्रेटर नोएडा, गुरुग्राम, तो वहां पे लोग कमा रहे हैं पैसा और खाने के लिए वो दुकान पर से चीजें खरीदते हैं, सब्जी हुआ चाहे दाल हुआ सब। अगर किसान खेती नहीं करेगा गांव में और बेचे, फिर वो उसको बेचेगा, फिर वही बाद में शहर तक पहुंचते हैं, तो डिपेंडेंसी दोनों पे है। अगर गुरुग्राम में लोग बैठ करके, साइबर सिटी में बैठ करके सॉफ्टवेयर बना रहे हैं, चीजों को सरल बना रहे हैं, वेबसाइट बना रहे हैं, तो गांव में किसान खेती करके उनका पेट भरता है और वो उसके जीवन को सरल बनाने के लिए सॉफ्टवेयर बनाते हैं, मोबाइल बनाते हैं अलग अलग। तो डिपेंडेंसी दिखा रहा है। हड़प्पा वासियों ने मांस के सेवन के लिए अनेक पशुओं को पाला। मछलियों के लिए वे नदियों समुद्रों पर निर्भर थे, यानी वो मांस का सेवन करते थे और पशुओं को पाले भी थे। उनका मुख्य उद्देश्य क्या था? मांस सेवन के लिए, ना कि दूध। फिर मछलियों को पकड़ते थे। खुदाई में बड़ी संख्या में पाई गई पशुओं की हड्डियों और मत्स्य जीवाश्म से पता चलता है। यानी हम ये अजम्पशन से नहीं, बल्कि हम इसको साक्ष्यों के आधार पर बता रहे हैं। पशुओं की हड्डियां मिली हैं, मत्स्य जीवाश्म भी पता चला है। हड़प्पा वासियों के खाना पकाने के पात्र कैसे होता था, जिसमें वो खाना पकाते थे, वो कैसे होता था, क्या होता था? मिट्टी के पात्रों की वैज्ञानिक जांच से कुछ प्रश्नों के उत्तर मिलते हैं, जिसमें प्रत्याशित दुग्ध उत्पाद और अप्रत्याशित हल्दी अदरक केले दोनों प्रकार के अवशेष हैं। स्पष्ट है कि उनके भोजन में बहुत विविधता थी। जो भी हमें साक्ष्य मिले हैं, जो बर्तन मिले हैं, मिट्टी के पात्र मिले हैं, उनमें हमें दूध उत्पादन से संबंधित, ये तो सिंपल सी बात है कि अगर वो पशुओं का पालन कर रहे थे तो मांस के लिए तो कर रहे थे, फिर दूध मिलता होगा, तो दूध से संबंधित साक्ष्य तो मिलेंगे ही। लेकिन कुछ ऐसे भी साक्ष्य मिले जो अप्रत्याशित हैं, जिनके हम सोच नहीं सकते थे। वो था हल्दी, अदरक और केला, इनके साक्ष्य मिले हैं। तो इससे पता चलता है कि उनके भोजन क्या थे, विविधता थी। मान लीजिए कि आप हड़प्पा के घर में खाना पकाते हैं, ऊपर दी गई जानकारी के आधार पर कौन सा व्यंजन बनाएं? सोचिएगा। सक्रिय व्यापार। हड़प्पावासी न केवल अपनी सभ्यता में, बल्कि भारत के भीतर और बाहर की अन्य सभ्यताओं और संस्कृतियों के साथ भी सक्रिय रूप से व्यापार किया करते थे। यहाँ बताया जा रहा है कि देखिए, कोई भी नगर व्यापार से ही टिकता है। व्यापार उन्नत चरण में होगा तभी नगर बस पाएगा, नगर महानगर में बदल पाएगा। तो ये आपस में तो व्यापार करते ही थे। मान लीजिए एक हड़प्पा स्थल है, एक हड़प्पा काल का स्थल है, किया है, आपस में कर ही रहे हैं। साथ ही यहाँ मान लीजिए मिस्र की सभ्यता है, तो यहाँ से भी इनका व्यापार आदान प्रदान होता था। उन्होंने आभूषणों, लकड़ी, दैनिक उपयोग की कुछ वस्तुओं, संभवतः सोने एवं कपास, कुछ खाद्य वस्तुओं का निर्यात किया। देख रहे हैं आप, आभूषण, लकड़ी, दैनिक उपयोग की वस्तुएं, सोने के एवं कपास और कुछ खाद्य वस्तुओं का निर्यात किया। उनमें सब सर्वाधिक प्रिय आभूषण कार्नेलियन के मोती थे। कई सवाल है, कार्नेलियन क्या है? तो आभूषण है, मोती थे। हड़प्पा कालीन है, कार्नेलियन के मोती थे। उनमें सर्वाधिक प्रिय क्या था? तो कार्नेलियन के मोती थे, जो अधिकतर गुजरात में पाए जाने वाले लाल रंग के अल्प मूल्यवान पत्थर थे। तो कार्नेलियन के मोती क्या है?
एक लाल रंग का पत्थर था जो बहुत मूल्यवान था और गुजरात में पाया जाता था। हड़प्पा के कारीगरों ने इनमें छेद करने की तकनीकी भी विकसित की थी ताकि धागे को डालकर उन्हें तरह तरह से सजाया जा सके। उन्होंने शंखों से बहुत सुंदर चूड़ियां भी बनाई थी। आप देखते होंगे छोटे छोटे शंख पाए जाते हैं, उनसे वो चूड़ियां बनाए थे। शंख का खोल सख्त होता था, अतः उन चूड़ियों को बनाने के लिए परिष्कृत तकनीकी की भी आवश्यकता होती थी होगी। इससे हमें पता चलता है कि धीरे धीरे तकनीकी रूप से कितना आगे बढ़ चुके थे कि वो शंख से चूड़ियां बनाने में माहिर थे, आभूषण बनाने में माहिर थे। एक पत्थर को, जो इसका नाम कार्नेलियन है, उससे आभूषण बनाते थे। तो तकनीकी की बात हो रही है। यह स्पष्ट नहीं है कि हड़प्पा वासियों ने निर्यातित वस्तुओं के बदले में किस वस्तु का आयात किया। यानी ये स्पष्ट रूप से नहीं कह सकते कि क्या देते थे और क्या लेते थे दूसरी सभ्यताओं से। संभवतः तांबा हो सकता है, क्योंकि यह धातु सामान्यतः उनके पास बहुतायत में उपलब्ध नहीं थे। एक ये तर्क दिया जाता है, क्योंकि हड़प्पा सभ्यता जहाँ पे विकसित हुई, ये इलाका, यहाँ पे कहीं आसपास तांबा नहीं पाया जाता था, जबकि ये तांबे का इस्तेमाल करते थे। बाद में कांसा भी बना लेंगे, तांबा प्लस टीन को मिला करके। तो तांबा अगर यहाँ नहीं पाया जा रहा तो कहीं न कहीं से आयात करते होंगे। तो आयात, राजस्थान के पास खेतड़ी प्लेस है, वहां पे इनको मिल सकता था तांबा, वहां से तांबा मंगाते रहे होंगे। और कांसा बनाने जब समय आएगा, टीन टीन का इस्तेमाल ये बाहर से कर सकते हैं, यानी वो हड़प्पा स्थल से बाहर, मान ली हड़प्पा स्थल है तो यहाँ कहीं से कर रहे थे, जबकि तांबे का प्रयोग ये यहाँ राजस्थान, जो भारत के अंदर ही आ रहा था, हड़प्पा स्थल। आइए आगे बढ़ते हैं। हड़प्पा वासी मुलायम धातु तांबे की कलाकारी में कुशल थे। देखिए आ गया कि हड़प्पा वासी तांबे की कलाकारी में कुशल थे। तांबे में टीन मिलाने पर कांस्य धातु बन जाती थी। दोस्तों इसको आप याद रखिएगा कि कांस्य, इसको कांस्य तब सभ्यता, ताम्र प्रासाद काल सभ्यता ये सब कहते हैं। तो कांसा कैसे बनता है? तांबा और टीन को मिला करके ना। अगर ये इसको मिला दे रहे हैं, मिलाने के लिए तकनीकी होगी, गलाना है, दोनों को मिलाना है तो कितना टेम्परेचर पे गलाना है, ये सब तकनीकी इनके पास थी। तांबे की तुलना में कठोर होती थी, यानी इनको कांसा बनाने की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि जो तांबा होता था वो बहुत मुलायम होता था, उतना ठोस नहीं होता था। लेकिन जैसे उन्होंने टीन मिलाया तो एक मजबूत लोहे के आसपास कठोरता आ गई, जिससे चाहे वो हथियार बनाना हो, चाहे वो अन्य चीजें बनाना हो, उसका इस्तेमाल आराम से हो सकता था। हड़प्पा वासियों ने उपकरण तथा बर्तन बनाने में कांसे का उपयोग किया। बाद में इसकी बनी कुछ छोटी प्रतिमाएं देखेंगे, ठीक है। कुल मिलाकर के ये एक बात कही जा रही है कि कांसा का अगर प्रयोग हो रहा है तो कांसा धातु स्वतंत्र रूप में नहीं पाया जाता, उसको बनाना पड़ता है तांबा और टीन को मिला करके। तो इनके पास तांबा था, खेतड़ी से मान लीजिए मंगाए, टीन बाहर से मंगाए होंगे, तो उसको जो मिलाने की, गलाने की जो विधि रही होगी, ये एक तकनीकी है। ये हड़प्पा काल की सुंदरता है, उनके वैज्ञानिक सोच को दिखाता है कि वो कांसा बना पाए। तांबा और कांसा में अंतर ये आया कि तांबा मुलायम था और कांसा बहुत कठोर था। वाली हथौड़ी का काम है, तो कांसे से हथौड़ी बना लेंगे तो ज्यादा अच्छा हो जाएगा। तो इस तरीके से हम आगे बढ़ते हैं। हड़प्पा का हाथी दांत का कंघा जो ओमान के तट पर पाया गया, ये आप सोचिए, ये कंघी है जिसे हम बाल बनाते हैं, संवारते हैं। ये हाथी के दांत का बना है, ये ओमान के तट के पास मिला, 7 सेंटीमीटर लंबा था। तो इससे पता चलता है कि भारत कहाँ है, ओमान कहाँ है, यानी व्यापारिक आवाजाही में वहां ही पहुंचा है।
भाई कोई अपने पास रखा होगा, व्यापार करने वहां गया, कंघा छूट गया तो वहां कंघा आज पाया गया। सूसा वर्तमान ईरान में खुदाई से प्राप्त कार्नेलियन मनके। जो मनका हमने बताया कि लाल कलर का पत्थर होता था, उसमें बीच में छेद करके धागे डालते थे, तो ये ईरान में पाया गया है, सूसा में खुदाई में। ये आप देख लिए कार्नेलियन पत्थर है। उन्होंने इस तरह के व्यापार को संचालित करने के लिए स्थल मार्ग एवं नदियों तथा अधिक दूरवर्ती गंतव्यों के लिए समुद्री रास्तों का प्रयोग किया। यानी यहाँ ये बताया जा रहा है कि हड़प्पा वासी कई मार्गों का इस्तेमाल करते थे, जिसमें स्थल मार्ग था, जल मार्ग में नदी मार्ग भी था और समुद्री मार्ग भी था। अगर समुद्री मार्ग और जल मार्ग से जा रहे हैं, इसका मतलब है उनके पास एक बेहतरीन नाव नहीं होगी, जो जो व्यापारी बैठेंगे, जो वस्तु उस पर रखी जाएगी, इन सब का वजन लेके वहां तक वो पहुंच सके। यह भारत की प्रथम गहन समुद्री गतिविधि थी। यह भारत की प्रथम गहन समुद्री गतिविधि थी। वास्तव में गुजरात और सिंध के तटवर्ती क्षेत्रों में कई हड़प्पाई बस्तियां स्थित हैं। गुजरात में स्थित एक लघु बस्ती लोथल में आश्चर्यजनक रूप से 217 मीटर लंबाई और 36 मीटर चौड़ाई का एक विशाल बेसिन पाया गया। इसकी लंबाई फुटबॉल के 2 मैदानों से थोड़ी अधिक है। इस बेसिन में बंदरगाह जैसी संरचना अवश्य रही होगी, जिसका इस्तेमाल नावों के माध्यम से वस्तुओं के यातायात और निर्यात में किया जाता रहा होगा। यहाँ बताया जा रहा है कि अगर इतना व्यापार हो रहा था, तो कहीं न कहीं के पास एक बंदरगाह रहा होगा। तो दोस्तों, बंदरगाह तो था। ये भारत का गुजरात का इलाका है। यहाँ कहीं लोथल है। लोथल के अंतर्गत फुटबॉल से 2 गुना बड़ा मैदान पाया गया है। उसी को माना जाता है कि ये बंदरगाह का काम करता था, जहां से नावों के माध्यम से आयात निर्यात किया जाता रहा होगा। इस प्रकार के व्यापक स्तर के व्यापार में यह आवश्यक था कि व्यापारी अपने सामान को और एक दूसरे को पहचाने। अनेक बस्तियों की खुदाई में मिली हजारों की संख्या में छोटी मोहरों का मुख्य उपयोग यही रहा होगा। ये बहुत ही उपयोगी बात बता रहे हैं कि कई प्रकार के मुहरे पाए गए हैं। खुदाई में मुहरे पाए गए हैं। मुहर शायद सिक्का है, वैसे पहले मुहर होता था। तो अगर छोटी छोटी मोहरें पाई गई हैं, तो इससे माना जाता है कि जब व्यापारी अपना सामान लेके चलते थे, जहां पहुंचना है, कौन सामान किसका है, ये कैसे पहचानेंगे, तो उनका अपना एक विशेष मुहर होता होगा, जिसपे वो अपने उस बोरी पे, उस सामान पे लगा देते होंगे, ताकि अगला आदमी उसको पहचान सके। तो इसकी वजह से ही मुहरे एक बस्तियों से दूसरी बस्ती में, दूसरी से तीसरी बस्तियों में बड़ी संख्या में पाए गए हैं। ये मोहरे एक मुलायम पत्थर एस्टेराइट एस्टीएटाइट की बनी होती थी, जिन्हें गर्म कर कठोर बनाया जाता था। तो आप इस पत्थर का भी नाम याद रखें, एस्टीएटाइट पत्थर था, उसी के रूप में बनाया गया है। इनका माप केवल कुछ सेंटीमीटर है, बहुत बड़े नहीं, बहुत सेंटीमीटर में होते थे। सामान्यतः इनके ऊपर जानवरों के चित्र बनाए गए हैं, किंतु इन पर लेखन प्रणाली के कुछ संकेत भी मिलते हैं। इस लेखन प्रणाली पशुओं के चित्रों के प्रतीकों के अर्थ को अभी समझा जाना बाकी है, पर यह निश्चित है कि किसी प्रकार के व्यापार की गतिविधियों से संबंधित है। दोस्तों, ये बता रहे हैं कि जो मुहर पाया गया था, उस पे जानवर पाया गया है, उस पे कुछ लिखा भी हुआ है। अब आज तक हम इस लिखावट को पढ़ नहीं पाए हैं कि क्या लिखा है, बट कुछ लिखा है जो उस समय के लोग समझते होंगे। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं, एक मोहर ये है, एक सींग वाला छपा हुआ है, जानवर है, बैल टाइप का छपा हुआ है, यहाँ पे आदि छपा हुआ है, जानवर छपा है, और ये देखिए कोई प्रतीक चिन्ह है, कुछ लिखा हुआ है, पर ये लिखावट का क्या मतलब है, इसको हम आज तक नहीं जान पाए। इसीलिए हड़प्पा काल को आद्य ऐतिहासिक काल में
माना जाता है। एक सींग प्रसु बैल सींग वाले बाघ को दर्शाती हड़प्पा की कुछ मोहरें। ये वाला फोटो आप देखिए, ये लोथल का विशाल बंदरगाह है, विशाल बंदरगाह बनाया गया है। ठीक, कुछ पता लगाएं, हड़प्पा के इन मोहरों को देखते हुए आपके मन में क्या विचार आता है? क्या आप इनकी कोई व्याख्या देना चाहेंगे? तो आप सोचिएगा कि आप इन मोहरों को देखकर क्या सोच रहे हैं। प्राचीन जीवन, पुरातत्ववेत्ता हड़प्पा वासियों द्वारा निर्मित और उपयोग की गई अनेक वस्तुओं को सामने लेकर आए हैं। यानी हड़प्पा वासी कौन कौन सी वस्तु इस्तेमाल करते थे, कुछ वस्तुओं की फोटो यहाँ है। जैसे ये देखिए, एक कांस्य दर्पण, एक पक्की मिट्टी टेराकोटा का पात्र, एक ये दर्पण है यानी शीशा जिसमें हम मुंह देखते हैं, और ये है एक पक्की मिट्टी का पात्र है जो टेराकोटा से बना है। टेराकोटा मतलब होता है मिट्टी से बना हुआ। तो धौलावीरा से दोनों मिले हुए हैं, ये कांस्य का पात्र भी, दर्पण भी, और ये पात्र भी। फिर यहाँ देखिए, भार तौलने के कुछ पत्थर, एक कांस्य छैनी, दोनों धौलावीरा से प्राप्त हुए हैं। ये मापने के लिए है, और ये छैनी है धौलावीरा से। फिर आप ये देखिए क्या है, 25 सेंटीमीटर लंबाई के एक पत्थर पर उकेरा गया खेल बोर्ड, धौलावीरा से प्राप्त है। 4 सेंटीमीटर मिट्टी की सीटी, कानपुर राजस्थान से प्राप्त है। हड़प्पा वासियों ने वयस्कों और बच्चों दोनों को मनोरंजन के लिए अनेक खेल तैयार किए थे। यानी हड़प्पा वासी मनोरंजन में भी काफी रुचि रखते थे, जिसमें ये देखिए आप, ये बड़ों का खेल खेलने के लिए बनाया गया है, जो कहाँ से मिला है, धौलावीरा से। और ये बच्चों के लिए सीटी बजाने के लिए मिला है कानपुर राजस्थान से। आगे हम देखें, सांस्कृतिक एवं प्राकृतिक वस्तुएं। ये एक मूर्ति मिली है जो पुरोहित कहा जाता है या फिर शासक वर्ग रहा होगा। ये एक मुहर है या फिर यज्ञ स्थल हो सकता है मुहर। ये स्वास्तिक चिन्ह बना हुआ है। ये देखिए एक मुहर बना हुआ है, इसमें देखिए ना जैसे कोई बैठा हो, सींग वाला मुकुट है, चारों तरफ जानवर है। तो एक छोटी मूर्ति जिसे पुरोहित राजा कहा जाता है, ये है। यद्यपि मालूम नहीं है कि यह प्रतिमा किसकी है। स्वाभाविक स्वास्तिक दर्शाई गई मुहर, स्वास्तिक दर्शाया गया मुहर। सोचिए, स्वास्तिक हड़प्पा काल का है जो आज तक चला आता है। हम अपने घरों में कोई शुभ कार्य करने चलते हैं तो पहले स्वास्तिक बना देते हैं, सनातन धर्म। शक्तिशाली मोहरों से घिरे ऊंचे स्थान में बैठे त्रिमुखी देवता को दर्शाया गया है। ये देखिए, त्रिमुखी देवता को दर्शाया गया मुहर है। फिर यहाँ आप देखें, मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है दोस्तों नर्तकी की एक कांस्य प्रतिमा। ये आईएएस 2025 का सवाल भी है, प्री में आया था कि कांस्य नर्तकी की कांस्य जो मूर्ति थी वो किस धातु से बनी थी। तो कांस्य की प्रतिमा है। ठीक है, आप इस प्रतिमा को देख लीजिए। क्योंकि ये नर्तकी इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि इसका जो हाथ है कमर पे है, ये नीचे की तरफ है, अब ये खड़ी नहीं है, तो माना जा रहा है कि डांस के पोजीशन में है। तो ये मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ, इसको नर्तकी कहा गया। और ये किस धातु से बना है, कांस्य धातु से। नमस्ते की मुद्रा में बैठी एक पक्की मिट्टी की मूर्ति है, टेराकोटा में है। एक पात्र पर प्यासे कौवे की कहानी को दर्शाता चित्रण, जिसमें वह पात्र के निचले हिस्से में जल को पीने के लिए चतुर तरीका निकालता है, लोथल से प्राप्त है। सोचिए, हम बचपन से कहानी सुनते आते हैं कि कौवा प्यासा था, घड़े में देखा पानी है, लेकिन उसकी चोंच वहां तक पहुंच नहीं रही थी, तो उसने उसमें घड़ा डालना शुरू किया। तो इस तरीके से हमें पता चलता है कि जो कहानी आज हम सुनते हैं वो कहानी कोई आज की नहीं बल्कि बहुत पुरानी कहानी भी है। इस तरीके से आप इसको याद रखिए, कुछ इन्फॉर्मेशन को याद रखिए।
जैसे ये बताया जा रहा है जो नर्तकी की मूर्ति है ये मोहनजोदड़ो से मिली है, और ये टेराकोटा की, और ये चित्र जो मिला है ये लोथल से प्राप्त हुआ है। फिर आइए आगे देखें। लोथल के पात्र पर दर्शाई गई कहानी को पूरा कीजिए। हमने जो कहानी पूरी सुना दी, आपके विचार में इस कहानी को 4000 से अधिक वर्षों से क्यों याद किया जाता रहा है? क्योंकि यह बौद्धिक परीक्षण से शिक्षा दी जाती है कि अपने दिमाग का इस्तेमाल करके आप असंभव को भी संभव बना सकते हैं। नर्तकी की लघु प्रतिमा पर विचार कीजिए। इस लघु प्रतिमा के भाव भंगिमा से आप क्या समझते हैं? पूरी बाह को ढकने वाले उसकी उन चूड़ियों को ध्यान से देखिए जो गुजरात राजस्थान के क्षेत्रों में अभी भी महिलाएं पहनती हैं। इस अध्याय में आपने और कहाँ इस तरह से चूड़ियां पहनने को चिन्हित किया है? इससे हम क्या निष्कर्ष निकालते हैं? तो इसके निष्कर्ष निकालते हैं कि 4000 वर्ष पूर्व जो सांस्कृतिक धरोहर हमारी थी वो आज भी चली आ रही है, आज भी वो जीवित है उन्हीं इलाकों में, राजस्थान गुजरात में, जो हड़प्पा वासियों का स्थल भी माना जाता है। इस संस्कृति प्रथा का एक अहम हिस्सा है अंत एवं नई शुरुआत। 1900 बीसीई के आसपास इस सिंधु सरस्वती सभ्यता की सभी उपलब्धियों के बावजूद उसका ह्रास हो गया। दोस्तों, 2600 बीसीई से 1900 बीसीई तक इस पूरी सभ्यता का चरम अवस्था दिखाई पड़ता है, परंतु 1900 के बाद जैसे जब 1500 बीसी की तरफ बढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि ये धीरे धीरे खत्म होने लगा, इसका ह्रास होने लगा। तो एक सवाल उठता है, जो सभ्यता इतने योजनाबद्ध तरीके से बनाई गई थी, इतनी समृद्धि थी, ऐसा क्या हुआ कि वो मात्र 7-8 साल 100 सालों के अंदर अपना अस्तित्व ही खो बैठे? इसके नगर एक के बाद एक खाली होते गए। यदि कोई निवासी वहां रहे भी तो उन्होंने परिवर्तित वातावरण में ग्रामीण जीवन शैली को अपना लिया। ऐसा प्रतीत होता है कि पूर्ववर्ती सरकार और प्रशासन अब विद्यमान नहीं रहे। कुछ लोगों को मानना है कि जो प्रशासक वर्ग था शायद अब नहीं रहा, और धीरे धीरे हड़प्पावासी हजारों नहीं तो सैकड़ों की संख्या में छोटी छोटी बस्तियों के रूप में बिखर गए। आइए विचार करें, हड़प्पावासी ग्रामीण बस्तियों में लौट गए क्योंकि किसी नगरीय जीवन शैली की तुलना में ग्रामीण जीवन शैली भोजन और जल तक सहज पहुंच प्रदान करती है। तब से लेकर अब तक नगर भोजन और कभी कभी जल आपूर्ति के लिए गांव पर निर्भर रहते हैं। इस सभ्यता के पतन के क्या कारण थे? पुरातत्ववेत्ताओं ने इसके अनेक कारण बताए। तो बहुत समय पहले सोचा गया कि युद्ध या आक्रमण ने इन नगरों का विध्वंस किया होगा, लेकिन युद्ध या आक्रमण के कोई निशान नहीं मिले। यानी अगर आप सोचें कि कोई दूसरे लोगों ने आकर अटैक कर दिया तो वहां पे कुछ साक्ष्य तो मिलने चाहिए ना, जिससे वो लड़े थे, जो लोग मरे उनके कुछ साक्ष्य मिलने चाहिए, पर ऐसा कोई प्रमाण नहीं मिला। जहां तक प्रमाणों की बात है, हड़प्पा वासियों ने वास्तव में कभी भी कोई सेना या युद्ध के हथियार नहीं रखे। यानी हड़प्पा वासियों जो
आगे आप देखिएगा। आज यहीं तक।